देखिए बच्चों, अगला टॉपिक आपका क्या है? विलयन एंथैल्पी या विलयन ऊष्मा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी भी पदार्थ को किसी विलायक में घोलकर हम विलयन बनाते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा में परिवर्तन होता है। मतलब जब आपने किसी भी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला तो क्या होगा? ऊष्मा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। मतलब जब कोई भी क्रिया विलयन में की जाती है तो अभिकारक और जो प्रोडक्ट की जो विलयन ऊष्मा होती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मतलब अभिकारक जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो कितनी हीट निकल रही है, कितनी क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम चाहें तो विलयन एंथैल्पी की परिभाषा को इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि किसी विलेय पदार्थ के एक मोल को जल की अत्यधिक मात्रा में घोलने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है या शोषित होती है, मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है होती है, मतलब जो उस विलयन को पुनः यदि हम डाइल्यूट करना चाहें तो बदले भी ना। मतलब जब हमने कोई भी विलेय पदार्थ किसी विलेय पदार्थ के एक मोल को जल की बहुत ज़्यादा मात्रा में घोला है तो उस समय जो ऊष्मा उपशोषित या उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसी विलयन को अगर हम पुनः थोड़ा और विलायक डाल दें, इसमें और विलायक मिलाएं, तो ये ऊष्मा जो है, ये जो एंथैल्पी है वो परिवर्तित ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस ऊष्मा की मात्रा को ही हम उस पदार्थ की क्या कहते हैं? विलयन एंथैल्पी या विलयन ऊष्मा कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि किसी विलेय पदार्थ को जब हम उसके एक मोल को जल में घोलते हैं, मतलब अत्यधिक तनुता की कंडीशन में घोलते हैं, तो क्या होता है? जो भी ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसी को हम उस पदार्थ की विलयन एंथैल्पी कहते हैं। बशर्ते उस विलयन को अगर हम और ज़्यादा तनु करें तब भी जो है एंथैल्पी चेंज ना हो तब। तो ये एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है? उस पदार्थ का क्या कहलाता है? विलयन की एंथैल्पी कहलाता है या विलयन की ऊष्मा कहलाता है। इसको हम डेल्टा SOL, डेल्टा सॉल्यूशन H0 से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनंत तनुता पर विलयन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन होता है जब पदार्थ को विलायक की अनंत मात्रा में घोलते हैं और वो आयनों में टूट जाता है, परंतु उन आयनों में आपस में कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो विलयन की एंथैल्पी है वो क्या कहलाती है? विलयन की ऊष्मा या विलयन की एंथैल्पी कहलाती है। इसके अतिरिक्त जब कोई भी आयनिक यौगिक जैसे कि ऐसे पदार्थ जो अपनी सॉलिड स्टेट में भी आयनों के रूप में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जब किसी आयनिक यौगिक को विलायक में घोला जाता है, किसी भी विलायक में घोला जाता है, तो क्या होता है? इसके आयन जो होते हैं क्रिस्टल जालक में अपनी नियमित स्थिति को छोड़ देते हैं। आपको पता है कि क्रिस्टल जालक में सभी आयन अपनी जगह पर स्टेबल कंडीशन में होते हैं, लेकिन जब हम इसे किसी विलायक में घोलते हैं सॉलिड को, कौन से सॉलिड को? जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक यौगिक है या आयनिक कंपाउंड है, तो ये जो आपके आयन्स होते हैं ये अपनी नियमित स्थिति को, मतलब जहाँ पर ये स्टेबल पोजीशन में थे, उसको छोड़ देते हैं और ये गति करने लगते हैं विलयन में, क्योंकि ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो उसी समय इन आयनों का क्या हो जाता है? जल में विलायक यदि आप जल ले रहे हैं तो जल में जलीयकरण हो जाता है, या कोई और विलायक है तो उसमें विलायकीकरण हो जाता है, सॉल्वेशन हो जाता है, क्योंकि जो आयनिक यौगिक था जब आपने किसी विलायक में घोला तो वो अपने आयनों में टूट गया, और ये आयनों में टूटने के पश्चात यदि विलायक आपका जल है तो क्या हो जाएगा? ये जल के साथ जलयोजित हो जाते हैं ये आयन। ठीक है, तो जलयोजित होने के पश्चात ये क्या करते हैं? जो है सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, विलयन बनाते हैं। तो आप अगर इसे समझना चाहें तो इसे एक आयनिक यौगिक AB सॉलिड के आरेखीय रूप में समझ सकते हैं, जैसा कि आपको ये आरेख दिया हुआ है। देखिए, AB सॉलिड जो है जब सॉल्यूशन बनाता है, जब सॉल्यूशन बनता है उसका, तो ये एक्वस A+ एक्वस B+
माइनस एक्वस आप देख रहे हैं इसमें टूटा हुआ है। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली आपका जो AB सॉलिड है आयनिक यौगिक है, इसको हमने विलायक में घोला है तो ये आयनों में टूट गया है। तो ये जो एंथैल्पी है, ये जो ऊष्मा है, ये क्या कहला रही है, आपकी विलयन की एंथैल्पी कहला रही है या विलयन की ऊष्मा कहला रही है। डेल्टा सॉल्यूशन H0 इससे डिनोट हो रही है। आप देखेंगे नीचे की ओर डेल्टा लैटिस H0 आपको शो हो रहा है। इसमें क्या है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसियस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड जो है आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, लैटिस में था प्रेजेंट, तो ये लैटिस एनर्जी है, लैटिस एंथैल्पी है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो गया। और जब ये मतलब टूट गया एक तरह से, ये अलग अलग आयनों में टूटा है। इसके पश्चात ये क्या होगा, डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी के द्वारा, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब ये जो आयन प्राप्त हुए हैं लैटिस के जो लैटिस था आपका, सॉलिड लैटिस था, इसके टूटने के पश्चात जब आपने इसे किसी भी विलायक में घोला था तो ये आयनों में टूटा था, और आयनों में टूटने के पश्चात जो विलायक था उसके साथ ये घुलेगा। तो जब ये घुलेगा, यदि आपका विलायक जल है तो ये जो है डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है इसमें यूज़ होगी। तो डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, इसके कारण जो आपके आयन थे वो विलायक के अंदर घुल जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपका 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। मतलब पहले तो जो आपका सॉलिड था उसमें जो लैटिस था, जो सॉलिड लैटिस था, उसमें जो आयन प्रेजेंट थे उन्होंने अपनी स्थिति को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लगे। और उसके पश्चात ये स्वतंत्र रूप से गति करने वाले जो आयन थे वो आपके विलायक के साथ जलयोजीकरण हुआ, उनका विलायकीकरण हुआ। उसके पश्चात आपको एक्वस कंडीशन में आयन प्राप्त हो गए और एक विलयन तैयार हो गया। तो अगर हम इसे संयुक्त रूप से कहें तो ये विलयन ऊष्मा जो है इसमें यूज़ हुई है। तो टोटल जो आपकी सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो किन दो एंथैल्पी के बराबर हो सकती है, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या बनाएंगे, एक विलयन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, अतः जल में जो सॉलिड AB की विलयन एंथैल्पी है और जो जलीयकरण एंथैल्पी है, विलयन एंथैल्पी क्या है, डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी, एवं जलीयकरण एंथैल्पी क्या है, डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनके मानों को इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपका एक सूत्र तैयार हो गया इस तरह से, डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो अधिकांश आयनिक यौगिक होते हैं उनके लिए डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए अधिकांश यौगिकों की जल में विलेयता जो है वो ताप यदि हम बढ़ाते हैं तो बढ़ती चली जाती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जल का मतलब विलयन का जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही जल में विलेयता किसी भी यौगिक की, किसी भी आयनिक यौगिक की बढ़ती चली जाएगी। ये बात आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है तो यौगिक का विलयन नहीं बनता है। यदि जालक एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है तो यौगिक का विलयन नहीं बन पाता है। बहुत से क्लोराइडों की अपेक्षा कम विलेय क्यों होते हैं? एंथैल्पी परिवर्तनों के अनुमान आबंध ऊर्जा मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। तो कारण क्या है कि जो आपके जिनकी एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है वे यौगिक जो है विलयन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं क्लोराइडों की अपेक्षा कम विलेय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो जालक एंथैल्पी है वो जो है अधिक होती है, इसीलिए ये कम विलेय होते हैं जल में, और जो क्लोराइड होते हैं वो जल में अधिक विलेय होते हैं। और इसका निर्धारण जो है यदि आप करना चाहें तो एंथैल्पी के जो परिवर्तन है इसमें जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और जो आपकी लैटिस एंथैल्पी है इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।